Hello and welcome to all of you in Prayag Study. Myself Vishal Tripathi and I am here to teach you physics. Students, सेशन को स्टार्ट करूं इससे पहले आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं ये फेस थोड़ा सा डल दिख रहा है आपको, दुखी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक हारे हुए मैच का रिएक्शन है और यहाँ पे देख रहे हैं वही फेस, वही सबका फेस, लेकिन कितना ज़्यादा उत्साह और खुशी है इनके मन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जीत हासिल की है बट यहाँ पे ये हार गए हैं। इस जीत और हार के बीच का ये जो सफर है इन्होंने बहुत अच्छे से तय किया, क्योंकि इन्हें पता था कि हार एक स्टेज है, मुझे इससे बहुत आगे जाना है, मुझे वो वर्ल्ड कप दिख रहा है। इनको ये बात पता थी। तो याद रखिएगा, अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना, कभी मत रखना, क्योंकि उस टाइम आप हार भी जाओगे, याद रखना। तो अगर जीतना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये इच्छा मन में रखो, इतनी मजबूत अपनी इच्छा शक्ति रखो कि अगर मन में बना लिया है कि जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, कोई डाउट नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं। तो इस बात को दिमाग में बिठा के हमें वर्क करना है। लेकिन हमारा नेचर बहुत गड़बड़ है। हम बात करते हैं सर 70%, 75 या 80 से 85% तक अगर हमको मिल जा रहा है तो सर बहुत है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए। बात यह है सर, आपके अंदर दम ही नहीं है कि आप 100% की बात करें। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो 70%, 75, 80, 85, 90, 95 की बात करके जो छुप रहे हो ना, उसका कारण क्या है कि आपको ये 100% सोचने में भी डर लगता है, कांप जाते हैं आप। वो आपका डर है, हारने का डर कि अरे नहीं अचीव कर पाएंगे, क्या होगा, क्या कहेंगे लोग, अभी तो कह देंगे, बाद में सब मजा लेंगे। अरे कुछ नहीं होता ये सब। इससे बाहर निकलो, ये डर आपको खा जाएगा। आज आपका ये 100 नंबर खा रहा है, कल को आपका पूरा जीवन खाएगा। इसलिए इस डर से बाहर निकलिए और उस जीत की ओर बढ़िए जिसके आप हकदार हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बात को दिमाग में बिठा के रखेंगे। ये जो नेचर है हमारा ना, ये नेचर हमको बदलना है। अगर हमने कुछ डिसाइड कर लिया है तो फिर कर लिया है। लाख मुश्किलें आए, लाख अड़चने आए, लेकिन कोई मतलब नहीं उन सब बातों का। हमें अचीव करना है, अचीव करना है, दैट्स इट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, एक उम्मीद में कि आप बेहतर करेंगे। ओके, तो चलिए आज का ये सेशन बेस्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ये पार्ट 2 है लाइट का, और इसमें हमें आज के इस टॉपिक में इतनी चीज़ें कवर करनी है। लेकिन इसको कवर करें इससे पहले ज़रूरी है कि हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझ लें, जिसकी सहायता से ये चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे। भाई ग्लास है, ग्लास पे हम देख लें, चेहरा देखते हैं, ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन होता है। किसके कारण से होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही कमाल है कि हम लोग ग्लास में अपना चेहरा देख लेते हैं। ये इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि एक लाइट रे आती, किसी सरफेस से टकराती है, टकरा के चली जाती है। ध्यान से देखिए, ये लाइट रे आई, इस सरफेस से टकराई और टकरा करके निकल ली। यही है द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें कितनी बातें सीखनी पड़ेंगी वो आप पहले समझिए, और उसके बाद चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इस पूरे प्रोसेस को पढ़ते वक्त हम बार बार एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है लाइट रे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं व्हाट इज लाइट रे। तो लाइट रेज आर इमेजिनरी लाइंस। लाइट रे क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं दैट रिप्रेजेंट मोशन ऑफ वेव ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के मोशन का जो पाथ है, उसको जो रिप्रेजेंट करता है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? वो एक लाइट रे रिप्रेजेंट करती है। ये है हमारी लाइट रे। ये कोई सोर्स है, इस सोर्स से लाइट निकल रही है, तो इस जो लाइट निकल रही है उसके पाथ को अगर हम ट्रेस करें और एक एरो से दिखा दें तो हम कहेंगे कि ये है लाइट रे। ओके,
अब सोर्स है एक तो निकलेगा नहीं, बहुत सारी लाइट भी निकलेंगी। तो अगर एक है कोई तो उसे हम बोलेंगे लाइट रे, और लाइट रे का बहुत सारा ग्रुप है, कई सारी लाइट रे, तो उनके ग्रुप को हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट रे। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट रे। क्लियर है? बात समझ में आया? तो अगर हम बीम ऑफ लाइट रे बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लाइट रेज, यानी ग्रुप ऑफ लाइट रेज की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं लाइट रे की केवल, तो हम कहेंगे केवल एक लाइट रे है, केवल एक सिंगल लाइट रे की बात कर रहे हैं। तब क्लियर है? तो सिंगल लाइट रे, तो लाइट रे कभी अकेले तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको वर्ड यूज करते हैं हम नैरो बीम ऑफ लाइट रे। नैरो बीम ऑफ लाइट रे। तो अगर नैरो बीम ऑफ लाइट रे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब हम लाइट रे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लाइट रे की ही केवल बात कर रहे हैं। और अगर बोल दिया कि बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट बोल दिया गया, तो हम कहेंगे कि हम ग्रुप ऑफ लाइट रे की बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ लाइट रे की बात करें। ये दोनों बातें आप दिमाग में बिठा करके रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें यही लिखा है, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज गिवन आउट फ्रॉम अ सोर्स। किसी सोर्स से जो ग्रुप ऑफ लाइट रे निकल रही है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट रे। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट रे। आगे बढ़ते हैं, बहुत समय इसमें खर्च नहीं करते हैं। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट रे 3 तरीके की होती हैं। चीजें लिखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ओके, देखिए ये जो लाइट रे हैं अगर पैरेलल हैं, क्या हैं? पैरेलल लाइट रे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे। यानी कई सारी लाइट रेज हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे। या एक ऐसा लाइट रे है, खूब ध्यान से देखिए, जो किसी एक पॉइंट से निकल करके आगे फैल रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। क्या कर रहा है? डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे है। क्या है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे, जैसे कि टॉर्च में होता है। टॉर्च में ये आपका टॉर्च है, और इस टॉर्च से ये लाइट रे ऐसे इस बल्ब से ऐसे निकलती है, और ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक छोटे से बल्ब से लाइट रे निकल करके फैल रही है, तो हम कहेंगे सर ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे का एक एग्जांपल है। अच्छा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे का एग्जांपल क्या है? इसको थोड़ा सा 1 सेकंड में देखते हैं, लेकिन उससे बाद में पहले देख लें कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे क्या है? बाहर से लाइट रेज आ रही हैं किसी सोर्स से, और किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जा रही हैं। देखो लाइट रे आ रही है बाहर से फैलती हुई, लेकिन एक पॉइंट पर इकट्ठा होती हुई दिख रही हैं, कन्वर्ज होती हुई एक पॉइंट पर दिख रही हैं, हम कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे क्या है? इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये काम की बात है। अपने काम की बात क्यों है? क्योंकि ये स्टेटमेंट में कई बार आप इस्तेमाल करूंगा, और इसको आप समझ के रखिए। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, व्हेन लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट, को याद रखो इस चीज को, मैं क्या क्या वर्ड इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं। डिस्टेंट पॉइंट कई बार आएगा। डिस्टेंट का मतलब क्या है? जो चीज बहुत दूर रखी गई हो, तो हम कहेंगे वो बहुत डिस्टेंट पे है, बहुत दूर रखी है। क्लियर? इतना दूर कि हम मेजर नहीं कर सकते, उस दूरी की बात की जा रही है, डिस्टेंस की बात की जा रही है। डिस्टेंस पॉइंट सोर्स ट्रैवल parallel to each other in particular direction, it forms a parallel beam, parallel light of beam या light beam. The sun ray is an example of parallel beam of light. याद रखिएगा, सन से आने वाली लाइट को हम मान के चलते हैं कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट का क्या है? एग्जाम्पल है। याद रखना। क्लियर? तो क्या है? जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगे, याद रख लो, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब एनीथिंग मास एंड वॉल्यूम इज नॉन एन ऑब्जेक्ट ना, ये दूसरी वाला था। लाइट के केस में हम ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऐसा चीज जिससे लाइट निकल रही हो, जो लाइट का सोर्स हो, वो है हमारे लिए ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सेंस यहां पे क्या है? सोर्स ऑफ लाइट से है। ऑब्जेक्ट का सेंस किससे है? सोर्स ऑफ लाइट से है। तो सर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कोई एक ऐसा सोर्स जो कि बहुत दूर रखा है, तो उससे जो लाइट रेज आ रही हैं, हम ये मानेंगे कि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आ रही हैं। उससे जो लाइट रे निकल करके आ रही है हमारे पास, हम मान के चलेंगे कि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे निकल करके आ रही हैं। बात समझ में आया? इन बातों को याद रखिएगा, इनको हम यूज करेंगे।
अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यूज पढ़ें उससे पहले ये बात जानना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जाने तो आप रिफ्लेक्शन को समझे ही नहीं है। ये क्या चीज है सर? ये है कोई सरफेस। क्या है? कोई सरफेस है। ये ब्लॉक जो बना है, ये ब्लॉक है हमारा सरफेस। ओके, ये भी क्या है? सरफेस। इन सरफेसेस से कुछ हो रहा है। ये है हमारी लाइट। ये क्या है? लाइट रे। तो ये लाइट रे आई, इस सरफेस से टकराई और पूरा ये सरफेस क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, पहले केस में। दूसरे केस में हमने देखा कि लाइट रे आई, टकराई और टकरा के इस सरफेस से वापस निकल ली, तो हम कहेंगे कि सर इस बार इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब खूब ध्यान से समझो इस बात को। इस बार क्या हुआ? लाइट रे आई, टकराई और टकरा के वापस चली गई। अच्छा, तीसरी बार क्या हुआ? लाइट रे आई, ये सरफेस पे टकराई, लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ? ये दूसरी तरफ निकल गई। क्या हो गई? दूसरी तरफ निकल गई। तो ये तीसरा केस बन गया हमारा, और हमने बोला कि ये ट्रांसमिट हो गई। क्या हो गई? इसको बोलेंगे ट्रांसमिट होना, ट्रांसमिटेड, कि एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गई। यानी जो सरफेस है वो तीन तरीके का नेचर शो कर सकता है। नंबर वन, वो लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर सकता है। नंबर टू, वो लाइट को आएगा तो मना कर देगा, ना हम तुमको एब्जॉर्ब करेंगे ना जाने देंगे, तुम निकल जाओ वापस। रिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी नंबर वन एब्जॉर्ब, नंबर टू रिफ्लेक्ट, और नंबर थ्री क्या कर सकता है? वो ट्रांसमिट कर सकता है। हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है कि लाइट आए, सरफेस से टकराए, टकरा के वापस, हमें तो ये पढ़ना है। इसके लिए हमें दो चीजों पर लगाम लगाना पड़ेगा। कहते नहीं है लोग कि भाई इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो कंट्रोल क्या करना पड़ेगा? नंबर वन, हमें इस बात पे कंट्रोल करना पड़ेगा। किस बात पे? इस बात पे। हाँ, हमें ट्रांसमिटेंस को रोकना होगा। यानी ये सरफेस की जो ये एबिलिटी है जिसके कारण से लाइट को अपने थ्रू पास होने दे रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। और दूसरा, सरफेस की जो प्रॉपर्टी है कि जो एब्जॉर्ब कर ले रहा है लाइट को, वो मना करना पड़ेगा कि भाई ये सब ठीक बात नहीं है, ना तुम ट्रांसमिट करोगे ना एब्जॉर्ब करोगे। अब हम चाहते हैं कि लाइट आए, टकराए और चली जाए, क्योंकि मुझे केवल रिफ्लेक्शन चाहिए, तो इसकी केवल रिफ्लेक्टिंग पावर मुझे चाहिए बस। तो सरफेस के पास कितनी प्रॉपर्टी? तीन तरीके की पावर है। पावर कौन कौन सी? एब्जॉर्प्टेंस पावर, एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है। रिफ्लेक्टेंस पावर, रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी है। ट्रांसमिटेंस पावर, अपने थ्रू ट्रांसमिट करने की एबिलिटी है। तो मैंने दो को रोक दिया। कैसे देखेंगे अभी, लेकिन दो को रोक दिया, किसी तरीके से रोक दिया। एब्जॉर्प्टेंस पावर को रोक दिया, ट्रांसमिटेंस पावर को रोक दिया, तो बचा कौन सा? रिफ्लेक्टेंस पावर। अच्छा, वेरी गुड, रिफ्लेक्टेंस पावर आ गई। कौन सी पावर आ गई? रिफ्लेक्टेंस पावर आ गई। अब सरफेस के पास रिफ्लेक्टेंस पावर आ गई तो रिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, क्योंकि अभी मैंने रिफ्लेक्शन आपको पहले ही बताया कि लाइट रे आए और सरफेस से टकराए, टकरा करके वापस चली जाए। इसी प्रोसेस को तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के होगा, उसके लिए जरूरी है वो सरफेस। कौन? ये जो सरफेस है, ये बहुत जरूरी है कि सरफेस का समथिंग ऐसा कुछ नेचर होना चाहिए कि न तो ये एब्जॉर्ब करे न ये ट्रांसमिट करे। तभी हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सा सरफेस? अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंस क्या है? ऐसा सरफेस जो रिफ्लेक्शन कर सके, जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन हो सके, हम कहेंगे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अच्छा होना चाहिए। अच्छा सर, आइए अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अच्छा है, ये क्या चीज है? अभी तक तो समझ रहे थे कि सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी अच्छा चाहिए आपको। आइए देख लेते हैं। तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम बना रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया हमने, अब बनाया इस तरीके से। ये एक लिया ग्लास। क्या लिया? ये एक ग्लास सरफेस है। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। तो सर मजाक कर रहे हैं क्या आप बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास पे लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे उस तरफ ट्रांसमिट कर देगा ये तो हम कहें वेरी गुड। बात तो आप एकदम सही कर रहे हैं। आप एक काम करें, ग्लास आप ले लें और ग्लास के एक सरफेस पर एक तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें। क्या कर दें, ये पॉलिश करने का निशान है। ये देखो ऐसे लाइन खींच करके एक तरफ ऐसे ऐसे कर दो, इसको हम लोग बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं, हैचिंग करना। और हैचिंग जो है किसको इंडिकेट करता है, हैचिंग इंडिकेट पॉलिश्ड सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मिरर में हैचिंग सरफेस क्या शो करता है। तो हैचिंग का मतलब क्या है, पॉलिश्ड सरफेस को शो करता है। किसको शो करता है, ये पॉलिश्ड सरफेस को शो करता है। तो ये ग्लास को एक तरफ से लेके हमने इसे पॉलिश कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, पॉलिश। जो कर रहे हैं उसको लिख भी लेते हैं, पॉलिश्ड सरफेस है। अब भाई ये पॉलिश्ड सरफेस है, इस तरफ कौन सा सरफेस है, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये पॉलिश्ड सरफेस, अच्छा पॉलिश तो किससे पॉलिश किया, किसी चीज से पॉलिश किया होगा। तो किसी चीज से जो पॉलिश किया होगा उसका नाम है AgNO3। ये उसका केमिकल फॉर्मूला है AgNO3, जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, सिल्वर नाइट्रेट। अब जरूरी नहीं कि सिल्वर नाइट्रेट से ही करें, हम लोग एल्युमिनियम से भी कर सकते हैं। किससे, एल्युमिनियम। तो सिल्वर नाइट्रेट या एल्युमिनियम से हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। सिल्वर नाइट्रेट या एल्युमिनियम से ही क्यों, कोई और क्यों नहीं ले लिया आपने, इसका कारण है सिल्वर नाइट्रेट के पास एक एबिलिटी है, बहुत तगड़ी एबिलिटी, कि सिल्वर नाइट्रेट जो है ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। एंशिएंट टाइम में जो चांदी होती थी सिल्वर, उस सिल्वर के सरफेस को खूब ऐसा चिकना बना लिया जाता था। क्या बना लिया जाता था, चिकना बना लिया जाता था। चिकना बना लेते थे तो एकदम बिल्कुल मिरर की तरह बिहेव करता था। तो उसमें देख करके बढ़िया श्रृंगार वगैरह करते थे। आपको भी करने का मन हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम मना नहीं करेंगे। तो ये क्या है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यानी लाइट रे आएगी तो वापस आराम से भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं इसको। क्लियर है। और जब इससे पॉलिश कर देंगे तो इस ग्लास को ये ऑपिक बना देगा। क्या बना देगा, ऑपिक बना देगा। ऑपिक का मतलब इरट्रांसपेरेंट, यानी अब लाइट रे उसके थ्रू पास नहीं कर पाएगी, ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। ओह, ये तो बड़े काम की चीज निकल गया, सिल्वर नाइट्रेट हो या एल्युमिनियम हो। इससे पॉलिश करने का पर्पस हमको समझ में आ गया कि पॉलिश हमने किस लिए किया, दो पर्पस के लिए। नंबर 1, ऑपेक बन जाए, ट्रांसमिटेंस पावर खत्म, चाहिए क्या, रिफ्लेक्शन चाहिए। तो एक रिफ्लेक्शन तो अब होना ही चालू हो जाएगा। जाहिर सी बात है यार कि एक सरफेस लिया और इस सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो ट्रांसमिटेंस थी, ट्रांसमिट करने की जो पावर थी, एबिलिटी थी, खत्म, जीरो। दो चीज बचा, नंबर 1 एब्जॉर्ब करने वाली पावर, एब्जॉर्प्टेंस पावर, वो बची, और दूसरी बची रिफ्लेक्टेंस पावर, यानी रिफ्लेक्ट करने की जो एबिलिटी है, वो दो बची है। तो ऑपिक बना दिया पहला, जैसे ही ऑपिक बनाया ट्रांसमिटेंस खत्म। तो दूसरा कौन बचा, एब्जॉर्प्टेंस। तो एक काम किया हमने कि ऐसा मटेरियल ले जो कि इतना चमकीला हो कि जितनी लाइट रे आए सबको भेज दे। तो ये देखा गया कि सिल्वर नाइट्रेट में ये एबिलिटी है कि अगर इस पे हम 100 लाइट रे इंसिडेंट कर 100 लाइट रेज इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये लगभग 99% ऑफ लाइट रेज को ये क्या कर दे रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है। केवल 1% ही ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, 100 नहीं 99 सही, लेकिन ये हमारा काम कर दे रहा है।
नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कोई दूसरा मटेरियल लिया होता तो होता क्या, 100 लाइट रेज इंसिडेंट की तो पता चला 80% इसने रिफ्लेक्ट किया और 20% एब्जॉर्ब किया। तो मिरर से हम ये थोड़ी एक्सपेक्ट, हमारा ये उससे उम्मीद थोड़ी रहता है कि यार हम तुमको लाइट दें, तुम सब एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाओ, लाल हो जाओ गर्म हो करके, ऐसा थोड़ी नहीं चाहते हम तो चाहते हैं ना कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट रे रिफ्लेक्ट करे, जिससे ज्यादा अच्छा क्लियरिटी आए इमेज की। तो ये बात समझ में आ गई कि ये करने का पर्पस क्या है। तो पॉलिश करने का पर्पस क्या है, अच्छा रिफ्लेक्शन पाना, नंबर 1। नंबर 2, सरफेस को ऑपेक बनाना, क्योंकि ऑपेक इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारी है, वो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑपेक नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। भाई लाइट चली जाएगी उस पर, काहे का रिफ्लेक्शन होगा। ये बात क्लियर है? तो इस चीज को दिमाग में बिठा करके रखेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्शन का, कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, होगा, और रिफ्लेक्शन है क्या, उस चीज को हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। सीधे सीधे डेफिनेशन पे आते हैं। तो अब ये जो मिरर एक्चुअल में लिया है, ये मिरर एक्चुअल में क्या है हमारा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा, मिरर हमारा एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग नहीं, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम बात करें इस कवर की, तो ये कवर भी क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम अपने आप को माने तो ये भी क्या है, एक तरीके का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये लाइट रे पड़ रही है, हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बोर्ड भी क्या है, एक तरीके का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बोर्ड पे लाइट रे पड़ रही है, ये ग्लो कर रहा है। ये दीवार भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है कि नहीं? चेयर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दीवार क्या है, रिफ्लेक्टिंग। कोई भी चीज जो हमको दिखाई दे रही है वो बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर? वो क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई वो हमको दिख रही है। अगर उससे खुद लाइट निकल रही तो वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, सोर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो कोई भी एक ऐसी चीज है जिस पे लाइट पड़ी और वो हमको दिख रहा है, जैसे अंधेरे में हम पहुंचे कमरे में, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही लाइट जलाते हैं, लाइट रे ऑब्जेक्ट्स पे पड़ता है, उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पर रोशनी पड़ती है और हमको दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि अब रिफ्लेक्शन के कारण आंख पे हमारी रोशनी पड़ रही है, तो उसका इमेज हमारी आंख में बनेगा उस ऑब्जेक्ट का, और वो हमको दिखाई देगा। ओके? तो बच्चों, ये आप दिमाग में बिठा करके रखेंगे। एक एक फैक्ट्स को मैं आपको बताते चल रहा हूं। अब वह बात यहां पे आती है, इसमें हो क्या रहा है। एक लाइट आई, खूब ध्यान समझो, लाइट रे आई, इस सरफेस पे टकराई और टकरा करके ये ऐसे चली गई। कलर चेंज कर लें। तो लाइट रे आई, तो लाइट का सरफेस पर आना रिफ्लेक्शन नहीं है। खूब ध्यान से समझो, लाइट सरफेस पर आई, ये रिफ्लेक्शन नहीं है। सरफेस से टकराई, ये भी रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन टकराने के बाद ये जाने वाला जो इसका प्रोसेस है ना, दैट इज रिफ्लेक्शन। खूब ध्यान से समझ, रिफ्लेक्शन कहां से स्टार्ट होता है, टकराने के जस्ट बाद से लाइट का लौटने वाला जो प्रोसेस है ना, दैट इज रिफ्लेक्शन। आ रही है, ये सब दूसरी चीजें हैं। टकराई तब भी तक ठीक था, उसके बाद से रिफ्लेक्शन चालू हुआ। तो खूब ध्यान से याद रखना, रिफ्लेक्शन में होता क्या है। रिफ्लेक्शन में होता है, लाइट रे आती है, किसी सरफेस से टकराती है और टकरा के वापस जाने लगती है। तो सरफेस से टकरा करके वापस जाने का ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस है जिसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाम दे रहे हैं। हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, मोस्ट ऑफ लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। खूब ध्यान समझो, लाइट रे अगर इधर से आई थी, एयर से आई थी, तो एयर से आई, टकरा के एयर में ही चली गई, क्या दूसरे तरफ गई? नहीं सर। इसका मतलब ये सेम मीडियम में रही। मीडियम का मतलब जिसके थ्रू लाइट रे ट्रेवल कर रही हो। जैसे एयर के थ्रू ट्रेवल कर रही है, एयर मीडियम। वाटर के थ्रू ट्रेवल करते हुए जा रही है, वाटर मीडियम। ग्लास के थ्रू ट्रेवल करते जा रही है, ग्लास मीडियम। क्लियर है कि नहीं? ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। क्लियर है? तो लाइट रे आई, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई, टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट गई, तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आओ इसके फैक्ट्स को हम लोग लिख लेते हैं।
और इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको और लिखवाता हूँ, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजी लैंग्वेज में, थोड़ा सा घुमा फिरा के इसमें लिखा गया है, आपको थोड़ा सा और इजी करता हूँ कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। तो इसको सीधा बोल सकते हैं हम कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक of light ray from any reflecting surface is called reflection of light ray. ओके तो इस चीज को आप दिमाग में बिठा के रखेंगे। पॉइंट इसमें जो हमें याद करना चाहिए वो क्या है? वो है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज नहीं होता है, यानी नो मीडियम चेंज। ये बात सही है कि नहीं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज नहीं होती, जिस लाइट जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली जाती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होगी। स्पीड ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी नो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यानी अच्छा ऐसे ही लिख लेते हैं एरो बना करके, इसमें भी नो चेंज। क्लियर है? यानी जिस स्पीड से लाइट रे आएगी उसी स्पीड से जाएगी। सपोज अगर ये एयर है और एयर में स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो जब ये लौट के जाएगी तो इसकी भी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात सही है कि नहीं? इस बात को दिमाग में बिठा करके रखना। क्लियर? अच्छा, खूब ध्यान से देखो। हमने देखा ये सरफेस कमाल का है, इस सरफेस के पास एबिलिटी है। कुछ एबिलिटी क्या है यार? इस सरफेस के पास एबिलिटी है कि लाइट रे आई, टकराई, टकरा के जा रही है, तो वापस भेजने वाली जो प्रॉपर्टी है किसकी है? सरफेस की। सरफेस कैसे? अगर 100 लाइट रेज आ रही हैं तो ये 99 को भेजा, एक को मान लो एब्जॉर्ब कर लिया, नेग्लेक्टेड। हम मानते हैं ये 100 को भेजा, कितने को? 100 पूरा मान लेते हैं, चलो ठीक है। 100 आया, 100 गया। एक दूसरा सरफेस है वो 100 नहीं भेज पा रहा है, एक तीसरा सरफेस है वो 80 ही भेज पा रहा है। ओ, यानी ये सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस को। ये सरफेस से कितनी लाइट रे वापस जाएगी इसको ये कंट्रोल करता है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेगा। तीसरा पॉइंट, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम जान लीजिए कि एक एक पिल्स हैं, ऐसी पिल्स जो कि आप खाते रहेंगे बराबर, तो मतलब तैयार रहेंगे। बस ऐसे ऑब्जेक्टिव दिखा टिक मार दोगे। तो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन का सेंस क्या है? अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन का सेंस है कितनी लाइट रेज टकरा करके वापस जाएंगी। वो किससे कंट्रोल करेगा? कौन कंट्रोल करेगा? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन कंट्रोल करेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखो कंफ्यूजन, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, कितना कम रिफ्लेक्शन होगा, दैट विल कंट्रोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको कंट्रोल करेगा, दैट विल कंट्रोल बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सॉरी, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी किसकी है, क्या मैं बोलूं कि रिफ्लेक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, तो आप कहोगे सीधा सीधा सर रिफ्लेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, बट द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो